नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। और महिला पर्यवेक्षक जो भर्ती है उसका जो एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट अभी तक 48 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखेगा। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, जिससे आपका 8 नंबर का पूछा जाना है। और ये सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप लोग उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम टॉप 40 जी हाँ 40 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अभी तक हम 60 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, माताएं बहनें, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में वकालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? वकालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्तिशाली समूहों को और अधिक अधिकार देना। ऑप्शन बी है केवल सरकारी नीतियों का पालन कराना। ऑप्शन सी कमजोर समुदायों की आवाज को प्रभावी बनाना। ऑप्शन डी बाहरी संगठनों को समुदाय में हस्तक्षेप करने देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमजोर समुदायों की आवाज को प्रभावी बनाना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में एक्शन रिसर्च क्यों आवश्यक होता है? यह केवल शिक्षाविदों के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन बी है यह बाहरी संगठनों को मजबूत करता है। ऑप्शन सी है यह केवल सांख्यिकी डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी यह समुदाय की समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? यह समुदाय की समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करता है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में नेटवर्किंग का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? यह बाहरी संस्थानों पर निर्भरता बढ़ाता है। यह केवल राजनीतिक संबंधों के लिए उपयोग किया जाता है। यह संगठन को कमजोर करता है। ऑप्शन डी है यह विभिन्न समूहों को एक साथ जोड़कर सहयोग को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? यह विभिन्न समूहों को एक साथ जोड़कर सहयोग को बढ़ाता है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पार्टिसिपेटरी अप्रेजल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाहरी विशेषज्ञों को निर्णय लेने देना। ऑप्शन बी है केवल सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी केवल तकनीकी डेटा इकट्ठा करना। ऑप्शन डी है समुदाय के लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुदाय के लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में सस्टेनेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? केवल अल्पकालिक समाधान खोजना, केवल सरकार से सहायता प्राप्त करना, हमेशा बाहरी फंडिंग पर निर्भर रहना। ऑप्शन डी है समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। समुदाय संगठन में सस्टेनेबिलिटी का यही अर्थ होता है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में फील्ड वर्क का क्या महत्व होता है? यह केवल डेटा संग्रह के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन बी है यह केवल सरकारी अधिकारियों के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन सी यह केवल शहरी क्षेत्रों में उपयोगी होता है। ऑप्शन डी यह समुदाय को सीधे समझने और उनकी वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। सामुदायिक संगठन में फंड रेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल बाहरी संगठनों को लाभ पहुंचाना। ऑप्शन बी है केवल सरकारी सहायता पर निर्भर रहना। ऑप्शन सी सामुदायिक कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी व्यक्तिगत लाभ के लिए धन जुटाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सामुदायिक कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना फंड रेजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में अधिकार आधारित दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो केवल सरकारी नीतियों का पालन करवाना, केवल आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना, समुदाय को राजनीतिक रूप से संगठित करना। ऑप्शन डी है सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में सामुदायिक नेतृत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? बाहरी संगठनों पर निर्भरता। ऑप्शन बी है केवल सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करना। ऑप्शन सी व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करना। ऑप्शन डी प्रभावी संचार और समस्या समाधान कौशल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभावी संचार और समस्या समाधान कौशल। ये सामुदायिक नेतृत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन क्या योगदान होता है? यह केवल शहरी क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है? यह केवल मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी है यह बाहरी संगठनों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी यह सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और नीति निर्माण में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और नीति निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में पारिस्थितिक दृष्टिकोण किस पर केंद्रित होता है? केवल प्राकृतिक संसाधनों पर, केवल पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन पर। ऑप्शन सी है सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के बीच संतुलन पर। ऑप्शन डी केवल शहरी विकास पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के बीच संतुलन पर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक एकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? केवल सरकारी हस्तक्षेप, केवल राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन सी है केवल धार्मिक गतिविधियों पर विस्तार। ऑप्शन डी है सामाजिक पूंजी और सहभागिता को मजबूत करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक पूंजी और सहभागिता को मजबूत करना। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सहभागी निर्णय निर्माण का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, तो केवल सरकारी नियमों का पालन कराना। ऑप्शन बी सामुदायिक सदस्यों को नीति निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना। ऑप्शन सी है केवल बाहरी संगठनों को निर्णय लेने देना। ऑप्शन डी है केवल नेता के अधिकार को मजबूत करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामुदायिक सदस्यों को नीति निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना। ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान सामुदायिक संगठन में क्यों महत्वपूर्ण है? केवल शिक्षण संस्थानों के लिए, केवल ऐतिहासिक संदर्भ के लिए, केवल डेटा संग्रह के लिए। ऑप्शन डी है नीतिगत निर्णयों के लिए, वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर नीतिगत निर्णयों के लिए, वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, समुदाय में सशक्तिकरण आधारित रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्गों को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना, केवल आर्थिक संसाधन बढ़ाना, केवल राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन डी है केवल सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमजोर वर्गों को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक रणनीति कब उपयोग होती है? केवल व्यक्तिगत नेतृत्व विकसित किया जाता है। ऑप्शन बी केवल सरकार निर्णय लेती है। ऑप्शन सी जब केवल निजी क्षेत्र का निवेश हो। ऑप्शन डी जब विभिन्न हितधारक एक सामान्य लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जब विभिन्न
धारक एक सामान्य लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। सामुदायिक सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, हमें बताना है। तो केवल सरकारी योजना का प्रचार, केवल धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि, ऑप्शन सी है शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों की उपलब्धता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस का समुदायों में क्या प्रभाव पड़ता है। केवल प्रशासनिक बोझ बढ़ता है, समुदायों को स्वतंत्र निर्णय लेने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में मदद मिलती है, केवल सरकारी हस्तक्षेप कम होता है। ऑप्शन डी केवल स्थानीय सरकार पर दबाव बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समुदायों को स्वतंत्र निर्णय लेने और संसाधनों को का प्रभावी उपयोग करने में मदद मिलती है, स्वशासन। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है सामाजिक बदलाव यानी सोशल चेंज को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन ए है सामाजिक संरचनाओं और मूल्यों में सकारात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी केवल कानूनी सुधार, ऑप्शन सी केवल मीडिया का समर्थन, ऑप्शन डी केवल आर्थिक नीतियों का सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संरचनाओं और मूल्यों में सकारात्मक परिवर्तन। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है चलिए सामुदायिक गतिशीलता का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है। केवल इतिहासकारों के लिए, ऑप्शन बी है केवल सरकार की नीतियों के मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन सी है केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, ऑप्शन डी समुदायों की आंतरिक प्रक्रियाओं और उनके विकास को समझने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, समुदायों की आंतरिक प्रक्रियाओं और उनके विकास को समझने के लिए। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए साथियों, आपको अभी तक वीडियो पसंद आया है नहीं आया है ना, आप वीडियो इतना देख चुके हैं तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन साथियों ने, जिन माता बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपसे बस थोड़ी सी उम्मीद यही करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है सतत विकास सामुदायिक संगठन में क्यों महत्वपूर्ण है। केवल औद्योगिकरण बढ़ाने के लिए, केवल कृषि सुधार के लिए, ऑप्शन सी है समुदाय के वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को संतुलित करने के लिए, ऑप्शन डी केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा सी, समुदाय के वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को संतुलित करने के लिए। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है सामुदायिक लचीलापन किससे संबंधित है। केवल राजनीतिक प्रभाव से, केवल आर्थिक संसाधनों से, केवल बाहरी संगठनों के समर्थन से। ऑप्शन डी है समुदायों की संकटों का सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुदाय की संकटों का सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता से सामुदायिक लचीलापन संबंधित है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सामुदायिक संगठन में भागीदारी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भागीदारी योजना का यहाँ पर हमें मुख्य उद्देश्य बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामुदायिक सदस्यों को योजना निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना। ये भागीदारी योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सामुदायिक जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। केवल सरकारी विज्ञापन, समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी, केवल स्थानीय नेताओं का समर्थन, ऑप्शन डी है केवल ऑनलाइन माध्यम का उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सामाजिक उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिक तकनीकों का उपयोग करना, ऑप्शन बी है केवल व्यक्तिगत लाभ कमाना, ऑप्शन सी केवल व्यापारिक विकास को बढ़ावा देना,
ऑप्शन डी है केवल सरकारी योजनाओं को लागू करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिक तकनीकों का उपयोग करना। ये सामाजिक उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सशक्तिकरण मॉडल में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, तो फटाफट से इसका आंसर बताएं आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, केवल सरकारी रिपोर्टों के आधार पर, समुदाय पर पड़ने वाले वास्तविक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के आधार पर, केवल बजट आवंटन के आधार पर, कि केवल राजनीतिक दलों के समर्थन के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुदाय पर पड़ने वाले वास्तविक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के आधार पर। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, सशक्तिकरण प्रक्रिया में सबसे अधिक चुनौती क्या होती है। केवल संसाधनों की कमी, केवल राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन सी है पारंपरिक सोच और सामाजिक संरचनाओं का विरोध, ऑप्शन डी केवल कानूनी की अनुपलब्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारंपरिक सोच और सामाजिक संरचनाओं का विरोध। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठनों की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है। आपके ऑप्शन है नेतृत्व, सहभागिता और संसाधनों प्रबंधन की संतुलित विकास, ऑप्शन बी है केवल सरकारी वित्तीय सहायता, ऑप्शन सी केवल बाहरी सलाहकारों की भागीदारी, ऑप्शन डी है केवल कानूनी समर्थन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नीतिगत वकालत का समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमजोर और हाशिए पर मौजूद समूहों की आवाज को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बताना है। केवल सरकार की सहायता प्राप्त करने के लिए, स्थानीय समुदायों को आपदाओं से निपटने और पुनर्निर्माण में सक्षम बनाने के लिए, ऑप्शन सी है केवल वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी है केवल मीडिया कवरेज बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय समुदाय को आपदाओं से निपटने और पुनर्निर्माण में सक्षम बनाने के लिए। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। समुदाय के लोगों के साथ संवाद और प्रेरणा की क्षमता, ऑप्शन बी है केवल सरकारी संपर्क, ऑप्शन सी केवल वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन डी केवल राजनीतिक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुदाय के लोगों के साथ संवाद और प्रेरणा की क्षमता। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता सामुदायिक संगठन को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, ये बताना है। तो किस प्रकार करता है, व्यक्तियों और समूहों को सामाजिक स्थिति में सुधार के अवसर देकर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। सहयोगी शासन किस प्रकार प्रभावी होता है। ठीक है, ये बताना है। तो किस प्रकार होता है, आपके ऑप्शन है केवल सरकारी अधिकारी ही नीति निर्माण करें, ऑप्शन बी केवल निजी कंपनियां निर्णय लें, ऑप्शन सी केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नीतियों का पालन करें, ऑप्शन डी है समुदाय सरकार और अन्य हित धारकों के बीच सहयोग बढ़ाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुदाय सरकार और अन्य हित धारकों के बीच सहयोग बढ़ाकर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक नेटवर्क का मुख्य लाभ क्या होता है। केवल औपचारिक संस्थाओं की निर्भरता, केवल व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाना, ऑप्शन सी है सूचना संसाधनों और सहायता का प्रभावी आदान प्रदान, ऑप्शन डी है केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, सूचना संसाधनों और सहायता का
प्रभावी आदान प्रदान। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। केवल आधुनिक चिकित्सा उपकरणों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन सी निवारक उपायों और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। सामुदायिक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक भागीदारी का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है साथियों वो है नागरिकों को नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन का समुदाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, लोकल गवर्नेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं और नीतियां विकसित करने के लिए। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन के तहत समस्या आधारित दृष्टिकोण क्या उद्देश्य है? केवल समस्याओं की पहचान करना। ऑप्शन बी है समुदाय के साथ मिलकर समस्याओं के व्यवहारिक समाधान निकालना। ऑप्शन सी केवल वित्तीय सहायता जुटाना। ऑप्शन डी केवल बाहरी संगठनों की मदद पर निर्भर रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुदाय के साथ मिलकर समस्याओं के व्यवहारिक समाधान निकालना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न इंपोर्टेंट भी है, सामुदायिक संगठन में मूल्यांकन का क्या महत्व होता है? केवल रिपोर्ट बनाने के लिए। ऑप्शन बी है परियोजना की प्रगति और प्रभाव को मापने के लिए। ऑप्शन सी धन का हिसाब रखने के लिए। ऑप्शन डी केवल सरकारी रिपोर्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परियोजना की प्रगति और प्रभाव को मापने के लिए। ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन से रिलेटेड प्रश्नों को देखा। ठीक है, तो इसके हम 3 पार्ट डाल चुके हैं, ये हमारा तीसरा था। तो अभी तक हम 100 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी डाल चुके हैं, वो भी देख लीजिए। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता इस प्रकार से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट भी साथ में। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए माताएं बहनें फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।